आज सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन कंडक्टिविटी के हैं और कुछ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के होंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो कंडक्टिविटी के हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो आज फिर एक लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारा कि कंडक्टिविटी ऑफ द एक कंडक्टिविटी है 2 इंटू 10⁻³ m मैथेनोइक एसिड इज 8 इंटू 10⁻⁵ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है। हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उस लास्ट वीडियो में नहीं कराया था, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आ जाए तो क्वेश्चन कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा कि कंडक्टिविटी ऑफ इतने m दिया हुआ है। तो m का मीन्स होता है कि क्या है, मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ इतने m दे दिया और मैथेनोइक एसिड की कंडक्टिविटी दे दी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा। कंडक्टिविटी चाहे वो आपको कंडक्टिविटी कहे या आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहे, तो बात एक ही होगी। 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स ये होती है हमारी कप्पा। अब हमने क्या करना है कि कंडक्टिविटी दे दी इसने और फिर पूछा है मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो, मोलर कंडक्टिविटी वी नो दैट लैम्डा m इक्वल टू कप्पा 1000 अपॉन मोलैरिटी ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम क्या निकाल देंगे, लैम्डा m निकाल लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। तो कप्पा इक्वल टू, कप्पा कितना है हमारा, कप्पा है 8 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 2 इंटू 10⁻⁻3। तो क्या होगा, हमने इससे 2 4 कर लिया, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻3। ये ऊपर चले गए तो प्लस के हो गए, 2 बच गए, 2 से ये दोनों कट जाएंगी तो क्या आ जाएगा, 10⁻10 आ जाएगा। यानी कि क्या मैं इसको 10 क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40। तो ये आ गई हमारी इतनी 40। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होगी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स। ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी लैम्डा m। मोलर कंडक्टिविटी तो हमारी निकल करके आ गई, एक क्वेश्चन तो हो गया। इसने पूछा है मोलर कंडक्टिविटी। फिर वो सेकंड में क्या पूछ रहा है, वो सेकंड पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन पे गिवन होगी और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाली हमने निकाल ली, कंसंट्रेशन पर है, और ये वाली इनफाइनाइट की इसने गिवन है। तो क्या करेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। तो अल्फा इक्वल टू, देखिए कंसंट्रेशन में गिवन है, कंसंट्रेशन में कितनी दी इसने, जो हमने निकाल ली अभी, कंसंट्रेशन की होगी 40। नीचे नेक्स्ट क्या है हमारी अल्फा, ये लैम्डा m, और लैम्डा m हमने कितना निकाला, लैम्डा m इसने गिवन है, गिवन कितना है, ये रहा 404। दोनों की यूनिट सेम है तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। तो बस अल्फा इक्वल टू, आप इसको अगर मैं इसको अप्रोक्स कितना मान लूँ, 400 मान लेता हूँ अप्रोक्स, तो कितना आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ही आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 0.1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया, 0.1 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आएगा और अल्फा की वैल्यू निकलवा सकता है। तो ये याद रखना कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर उसने इनफाइनाइट पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी चेक करना कि अगर इनफाइनाइट में गिवन है तो इनफाइनाइट में करना है, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये था हमारा कंडक्टेंस से रिलेटेड। अब कंडक्टेंस से अलग हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, और डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। इसने कहा राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ
COFE6 COFE6 3-, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है कि इसका हमने हाइब्रिडाइजेशन बताना है और मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करके बताना है कि ये इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये इनर ऑर्बिटल है या ये आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन ने क्या कहा, राइट द हाइब्रिडाइजेशन चाहिए और मैग्नेटिक बिहेवियर चाहिए, यानी कि हमें इसका पूरा वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या करते हैं इस थ्योरी में, हमने कोबाल्ट में इस वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन किस वाले में, COFe6 3- इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3। अब +3 आया तो हमने एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। अब 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कोबाल्ट 27 का करेंगे AR18, यहाँ जाएगा 3D7 और 4s2। नेक्स्ट कर लेंगे 3D3+। जब 3+ के चार्ज हो गए तो क्या बचेगा, AR18 3D6 4s0 4p0, यही बचेंगे। तो अब हमें क्या करना है इसमें, नेक्स्ट आगे इसके ऑर्बिटल फिल करने हैं। तो ऑर्बिटल फिल करते हैं प्लस वाले के लिए, 1 2 3 4 3 4। ये वाला हमारा 3D6 4s0 4p0 0 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू हुंड रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जैसे ही हमारा कॉम्प्लेक्स बन के आया COF6 3+ के चार्ज, इसमें क्या है, इसमें F जो है वो कैसा होता है, वो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है। और जब ये वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, हुंड के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो हुंड के रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो क्या करना पड़ेगा हमने, दोबारा से 1 2 3 4 5 3D5 3D6 कर लिया। नेक्स्ट आया कौन, 4s, नेक्स्ट है 4p0 4s0, कितने इलेक्ट्रॉन, 6। अब ये हुंड के रूल को ही फॉलो करेगा क्योंकि ये कैसा है, वीक लिगेंड है। अब जब ये वीक लिगेंड है तो हमारे पास लिगेंड कितने हैं, 6। तो हमें कौन लेना पड़ेगा, 4p के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल भी बनाने पड़ेंगे, कौन, 4d0। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक लिगेंड तो इसमें आ गया, एक लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, एक लिगेंड के इसमें आ गए, एक इसमें आ गए और एक इसमें, यानी कि एक F, ये F F F और F, सारे F इनमें आ गए, फिल हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, देखो लिगेंड कितने आए, 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में चेक करना क्या क्या लिया हुआ है। एक s ऑर्बिटल यूज किया, s 3p किए, sp3, d कितने किए, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, ये sp3d2। उसके बाद हमने देखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहे 1 अनपेयर हो चाहे 4 हो, तो क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो दिस इज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। तो एक मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, मैग्नेटिक बिहेव कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ये होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मीन्स है कि मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हमने इसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया था, क्या क्वेश्चन ऐड किया, क्वेश्चन कह रहे हैं कि कभी कभी यहाँ के आगे ये पूछ लेता है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये भी बताना है कि ये इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसमें आउटर है या इनर। आउटर इनर का पता कैसे चलता है, अगर ये 4D यूज़ किया हमने, हाइब्रिडाइजेशन में 4D यूज होता है तो कैसा होता है, आउटर, यानी कि आउटर d ऑर्बिटल यूज किया। और अगर 3D यूज होता है तब कौन होता है, तब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ कि ऑर्बिटल ये इनर है या आउटर है। तो दोनों हम कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसने, जस्टिफाई। एक देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा ही आ गया, उसमें बताना है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है।
एक क्वेश्चन पूछा है इसने, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जस्टिफाई NiCl4 2 minus is an inner orbital complex y। रीजन बताना है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों है, या ये पूछ लेता कि ये इनर है या आउटर है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन को जैसे पिछले वाले पैटर्न पे किया था ऐसे ही करेंगे। तो एटॉमिक नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव इक्वल टू कितना होगा, 2 होगी। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कितना होता है Ni का, एटॉमिक नंबर ऑफ Ni 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या आएगा Ar 18 3d8 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या आया Ni2+, कैसे लिख सकते हैं Ar 18 3d8 4s0। 4s के बाद नेक्स्ट कौन आता है 4p0 आएगा। अब देखते हैं जी ऑर्बिटल फिल करते हैं, तो ऑर्बिटल फिल करेंगे 1 2 3 जी। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये करने हैं। अब देखो हमने क्या किया, इसमें ये बनाया हमें Ni2+ का। अब ये वीक लिगेंड है। अब वीक कैसा है, वीक Cl कैसा होता है, वीक लिगेंड होता है। अब जब ये वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन में अगर हम देखते हैं NiCl4 2 माइनस में, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है 1 2 3 4 1 2 यानी कि 4p0 4s0 3d8। हमने बताया कि हम इसमें एज इट इज इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये चेंज क्योंकि वीक लिगेंड है। अब जैसे ये यहाँ कौन आया, एक Cl इसमें आएगा लिगेंड, एक Cl इसमें लिगेंड आएगा, एक Cl इसमें आएगा और एक Cl इसमें आएगा, यही हुआ ना। अब इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने 4D यूज नहीं किया। किसके बेसिस पर होता है, 4D के बेसिस पर होता है। तो इसमें हमने 4D यूज नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो क्या आता है हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसे यूज किया, 3p यूज किए, तो कितना आया sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूज किया। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये आउटर नहीं होगा, इनर होगा। आउटर कब होता है, जब हम 4D यूज करते हैं। तो 4D यूज नहीं किया तो इसलिए कैसा है ये होगा हमारा इनर कॉम्प्लेक्स। क्यों, ये रीजन लिख देंगे, क्योंकि NiCl4 इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बिकॉज डू नॉट यूज 4D ऑर्बिटल को यूज नहीं किया, तो इसलिए ए होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं। इसमें इन्होंने पूछा रीजन क्या देना है, तो लिखेंगे डू नॉट यूज 4D ऑर्बिटल 4b orbitals in hybridization and हाइब्रिडाइजेशन में हमने 4D लिगेंड यूज 4D ऑर्बिटल यूज नहीं किया, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं 3D ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इसी से रिलेटेड आगे का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पैरामैग्नेटिक पूछा है कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, डायमैग्नेटिक क्यों है, पैरामैग्नेटिक क्यों है। देखिए ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, आप क्वेश्चन अपने आप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि FeH2O का होल 6 2+ कॉम्प्लेक्स
complex is paramagnetic in nature, पैरामैग्नेटिक इन नेचर वाई, उसका रीजन देना है कि ऐसा क्यों होता है। ये आपका होमवर्क है, क्लियर। ये आपने होमवर्क में करना है कि ये क्वेश्चंस ऐसा क्यों होता है। अब आगे क्वेश्चन दिया इसने, देखो कॉपर से रिलेटेड दिया कि कॉपर वाला क्वेश्चन में ये अनस्टेबल क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन दिया है इसने कि Cu1 प्लस आयन, Cu1 प्लस आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल क्यों होता है, ये रीजन। ये एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था कि इसकी पॉजिटिव क्यों होती है और ये अनस्टेबल क्यों होता है। इसका हमने रीजन बताया हुआ है, बड़ा साफ सा रीजन ये है कि ये क्या करता है कि जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं कॉपर 1 प्लस को, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिएक्शन का मीन्स होता है कि ये कॉपर देगा और कॉपर 2 प्लस देगा, और इसकी वजह से क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल होता है। कैसे, ये ऐसे होगा 2Cu प्लस इक्वल टू ये Cu बनता है और प्लस Cu2 प्लस बनता है, तो दो उसमें टूटा, इसकी वजह से अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, इसकी वजह से ये अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की वजह से ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन ये आता है कि E0 वैल्यू ऑफ Cu2 प्लस से Cu वो कैसी होती है, वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों वैल्यू होती है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्यों होती है, इसमें भी एक ऐसा ही रीजन होता है कि जब हम Cu1 प्लस को Cu2 प्लस में लेके जाते हैं, जब हम Cu1 प्लस को Cu2 प्लस में लेके जाते हैं इसमें, तो हमें मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये क्या होगा, प्लस में रहती है इसकी वैल्यू, E0 की वैल्यू। ये हमने बताया हुआ है लेक्चर में अपने पुराने में, आप उसमें देख सकते हैं। तो कॉपर का क्वेश्चन, अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन दे देगा और उस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेगा कि इस रिएक्शन का नाम बताइए। रिएक्शन का नाम क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मीन्स होता है जिसमें एक ही पार्ट का, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, यानी कि जैसे रिडॉक्स रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन के जैसा ही है, बस अपोजिट है, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक ही कंपाउंड का या एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी होता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ रिएक्शन है जो हमने कंप्लीट करनी है, कंप्लीट रिएक्शन। कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस लास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चंस हैं, और जो हमने कराए वो लास्ट ईयर के नहीं, अब जो क्वेश्चन करा रहे हैं ऑर्गेनिक का वो लास्ट ईयर का क्वेश्चंस है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन नंबर पेपर का है 24 में इसने कहा कि हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना, मेजर प्रोडक्ट किसका बनाना, ए कंपाउंड दिया हुआ, और ये बेंजीन, इसके नीचे CHO और ऊपर दिया डबल बॉन्ड पर O, और प्लस आगे दे दिया हमने AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, ये दिया, और आगे पूछा क्या है, कंप्लीट करेंगे रिएक्शन को। सेकंड ये दिया कि C डबल बॉन्ड CH3H, C सिंगल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, इसके ऊपर आपसे दे दिया NaOI, ये रिएक्शन करनी है। सी क्वेश्चन में कहा इसने कि बेंजीन रिंग बनाई और उस बेंजीन रिंग के ऊपर एक साइड में CHO दे दिया और एक साइड में COOH दे दिया, और फिर आगे आपसे पूछ रहा है कि जी आप NaCN से रिएक्शन कराओ और HCl से रिएक्शन कराओ। क्लियर है जी।
अब हमने क्या करना, NaCN और HCN वाली रिएक्शन, तीनों रिएक्शन को हम देख लेते हैं जी, क्या रिएक्शन होने वाली है हमारी, कौन सी में क्या बनेगा। इस रिएक्शन को चेक करते हैं, रिएक्शन क्या है। क्या इस वाले कंपाउंड को हमने बताया था कि ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं, टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। और टोलेंस रिएजेंट किसको रिड्यूस करता है, टोलेंस रिएजेंट्स जो है वो किसका ऑक्सीडेशन करता है, अपने आप रिड्यूस होगा तो किसका ऑक्सीडेशन करेगा, ओनली एल्डिहाइड का, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। तो किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड, ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, और ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड का रिडक्शन करे, वो ऑक्सीडेशन करेगा, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देगा। और नीचे वाला जो हमारा ग्रुप है ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि COOH में कन्वर्ट हो गया। सेकंड रिएक्शन में क्या था, ये वाला क्या होता है, इस वाले रिएक्शन को हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमने आपको एक बार बताया था कि नेसेसरी क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये होना चाहिए। और इसको तोड़ करके हमने क्या बना देंगे हम, COOCH, ये बन जाएगा CHI3, आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये CaO और CN। अब हमने देखना कि NaCN और HCl, NaCN और HCl फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके बनाएगा HCl और प्लस HCN और प्लस NaCl, ये बनाएगा। अब हमारा रिएजेंट कौन आया, HCN। अगर हम HCN की रिडक्शन करें तो HCN इससे रिएक्शन करता है, HCN इससे रिएक्शन कैसे करेगा, डबल बॉन्ड O और H, डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूट करके एक साइड में CN आएगा, एक साइड में OH आएगा। तो क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, इस साइड में CH OH और CN, और नीचे क्या है, COOH एज इट इज है। तो हमने केवल पेपर में बड़ा सोच समझ करके क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अब आप जितने हमने क्वेश्चंस कराए, ये सारे क्वेश्चन करने हैं, कंडक्टिविटी वगैरह के क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं होता आप पूछिए, मैं उसको तुरंत उसका सॉल्यूशन करके भेजूंगा, कोशिश करूंगा कि साथ के साथ आपको बता दिया जाए। लेकिन आपको पढ़ने के साथ साथ में रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है। मैं सबसे पहले शुरू में यही बात बोलता हूँ कि भाई रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। एक ही क्वेश्चंस को ये देखें कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, 4-4, 5-5 बार पढ़िए एक टॉपिक को, तब जा कर के आपको परफेक्शन मिलेगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू।